अंगूठी सीढ़ियों पे गिर रही होती है। सेरिन बोलती है आज से ही मैं अपना रिश्ता आधिकारिक तौर पे खत्म करती हूँ विस्काउंट कैलियन हलकारल के साथ। लोग बोल रहे थे क्या ये तलाक की खुश न थी, वह अचानक तलाक के बटे क्यों उठा रही है, ये हैरान करने वाला है। सेरिन बोलती है आज की पार्टी काउंट वाल्डेलेट की संपत्ति पर आयोजित होने का ये भी एक कारण है। यह घोषणा आप सभी को करनी है। काउंट कैलियन इसलिए यहाँ पे है क्योंकि उनका और मेरा अभी भी रिश्ता है कि वह इस पार्टी में आए। सुन के कैलियन हैरान हो जाता है। सेरिन बोलती है ये भी कि मेरी दोस्त मिस लराई। वह अपना नाम सुन के हैरान होते हुए मन में सोचती है क्या उस औरत की हिम्मत कैसे हुई इतने शांत चेहरे के साथ झूठ बोलने की। देखो तो कह भी कौन रहा है जो झूठ की लिस्ट है। सेरिन बोलती है आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने मूर्खतापूर्ण काम किया है, लेकिन मैं उनसे बस आखिरी माफी मांगना चाहती हूँ। कैलियन जल्दी से सेरिन के पास आता है, उसका कंधा पकड़ के बोलता है पल के लिए रुकिए, उसने गलत समझ लिया है, उसने जो कुछ कहा है वह गलत है। सभी लोगों की नजर कैलियन और सेरिन पे होती है। वह बोलते हैं ये बात साम्राज्य पर फैल रही अफवाहों पर भी ये बात लागू होती है। मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जो फिर से ऐसी अफवाहें फैलाने की हिम्मत करेंगे और बिना किसी ठोस सबूत के कौन गपशप फैलाएगा। तभी वहाँ पे ड्यूक पार्टी हॉल में आते हैं। सभी लोग उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं ड्यूक लेक्सियन। कैलियन डर और घबराहट के साथ कभी ड्यूक को देखता है तो कभी सेरिन को देखता है। ड्यूक सेरिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कैलियन घबराते हुए बोलते हैं वह यहाँ क्यों आया है। ड्यूक उसकी ऐसी बातें सुनकर बेहद ही गुस्से में दिख रहे होते हैं। तब भी वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पैर के नीचे सेरिन की शादी की अंगूठी होती है। ड्यूक कैलियन का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं तुम्हारी बुरी आदतें पहले की तरह है, चाहे वो तुम्हारी बदनामी हो या तुम्हारा बदतमीज व्यवहार हो। क्या आपकी मालकिन भी आपके बुरे रवैये के बारे में जानती है? अगर वह ये जानने के बाद भी आपको अपना साथी चुनती है उसका स्वाद बेहद ही खराब है। ये सुन के सभी लोग लड़ाई को देखकर हंस रहे होते हैं। लोग बोलते हैं इस ग्रेस ड्यूक यहाँ पे क्यों है, ये बहुत ही अजीब है, वे इस तरह के आयोजन में कभी नहीं दिखाई दिए हैं और हाल ही में उन्होंने लड़ाई में भी भाग नहीं लिया है। ये सारी बातें दो औरतें आपस में कर रही होती हैं। ड्यूक कैलियन का हाथ झटकते हुए बोलते हैं आपने दावा किया है कि ये बिना सबूत पर आधारित गपशप थी। मुझे पहले से ही संदेह था कि तुम इसे इनकार करोगे और ऐसा लगता है कि मैं सही था। कैलियन घबराते हुए बोलता है आपका क्या मतलब? ड्यूक गेट की तरफ इशारा करते हैं। वहाँ पे एक नौकरानी खड़ी होती है काले कपड़ों में। क्या आप उसे देखने के बाद भी ऐसा कह सकते हैं? उस नौकरानी को वहाँ देख के कैलियन घबरा गया होता है। वह नौकरानी जो विला में लैरी और बन्नी की देखभाल करती थी। ड्यूक कैलियन के करीब आकर बोलते हैं क्या आप अब भी वही बात कह सकते हैं कि ये गपशप है? कैलियन घबराते हुए बोलता है आप इतनी दूर क्यों जाएंगे? ड्यूक देख रहे होते हुए कितना बड़ा मूर्ख है, मुझे बता सकते हो चुप क्यों हो? सभी लोग तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सेरिन लहराई को देख रही होती है जो बहुत ही गुस्से में होती है। विस्काउंट ड्यूक के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। सेरिन आगे आते हुए बोलती है उस स्थिति में क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? विस्काउंट कैलियन के विश्वासघात पर मैंने अपनी आंखें क्यों मूंद ली? ऐसा इसलिए क्योंकि लड़ाई को मैं सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैं उन दोनों की परवाह करती हूँ, लेकिन इसके बजाय उन्होंने मुझे धोखा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो मैं आपको जितना चाहिए उतना प्रमाण दे सकती हूँ। ये सुन के लड़ाई की आंखें बड़ी हो जाती है। वह मन में सोचती है उसे कैसे पता चला। सेरिन आगे बोलती है जब मुझे लगा कि मेरी जान खतरे में है तब मैंने फैसला किया मैं विस्काउंट कैलियन के साथ अपना रिश्ता तोड़ दूंगी। यह सुन के विस्काउंट परेशान हो जाते हैं। बेशक इन सब बातों पर पहले ही उनकी समर्थन हो चुकी है। कैलियन परेशान होते बोलते सेरिन बोलते मैं इन मामलों को अदालत ले जा सकती थी, लेकिन मैं अपने पति और अपने दोस्त के लिए ऐसी क्रूर सजा देने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों के सामने कह रही हूँ। यह सुन के सभी लोगों को सेरिन के लिए बुरा लग रहा होता है। औरत बोलती है अगर मैं उनकी स्थिति में होती तो अब तक हंगामा खड़ा हो चुका होता। लोग सेरिन को देखकर खुद से बोलते हैं अगर सेरिन ने गुस्सा दिखाकर काम किया होता तो भीड़ का रवैया कुछ और होता। इनमें से कुछ लोग कहेंगे कि अफवाह निश्चित रूप से गलत है। कुछ लोग बोलते हैं विस्काउंट की पत्नी का स्वभाव अप्रिय है, उसे बस एक बात पे जोर देने की जरूरत थी कि वह एक पीड़ित है। लोग बोल रहे थे वास्तव में ये आदमी कितना भयानक है, कितना धोखेबाज है। और कुछ लोग लहराई को असभ्य बोल रहे होते हैं। कोई बोल रहे थे सचमुच उसके मन में दयालुता का भाव नहीं है। लहराई को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी तरफ विस्काउंट सोचते खदान के बारे में क्या, पहले ही वहाँ थोड़ा निवेश कर दिया था। वह मन में सोचते डिवोर्स के मुकदमे से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए एक मौका हो सकता है। लेकिन ये आदमी यहाँ क्यों है? लोग बोलते अगर खदान के निवेशक अपना पैसा वापस मांगते हैं बस उसे वापस कर देंगे। अब जब रोजन वेस्टर परिवार खदान को संभालने के लिए धन की जिम्मेदारी लेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के वैरिस गुस्से में ड्यूक को देखता है। कैलियन चिल्लाते हुए बोलते हैं इलेक्शन रोज वेस्टर ऐसी बकवास बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपको क्या लगता है आप सेरिन के पति हैं? अब जैसे भारी व्यक्ति का कोई काम नहीं है। ड्यूक उसका कॉलर पकड़ के खींचते हुए गुस्से से बोलते हैं अगर मैं उसका पति होता तुम तो पहले ही मर चुके हो। बेचारे की तो हालत ही खराब हो गई होती है ये बात सुन के। ड्यूक उसे छोड़ के ऐसे हाथ साफ करते हैं जैसे कितनी गंदी चीज पकड़ ली हो। आगे बोलते हैं जब भी मैंने ये शब्द सुने हैं मैं खुद को हमेशा रोक लेता हूँ। अगर मैं उसका परिवार बन जाऊँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूँ उसके लिए स्वतंत्र हूँ ना। लेकिन घबराते हुए ड्यूक को देख रहा होता है। वह रिसाते हुए बोलते परिवार मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी है। अगर वह तलाक लेते तो कानून के अनुसार उसका चाचा होने के नाते उसका एकमात्र परिवार हो जाऊंगा। इसके अलावा तलाक अभी तक आधिकारिक तौर पर खत्म नहीं हुआ है। ड्यूक और सेरिन दोनों ही वेरिस की तरफ देखते हैं। आप जो कह रहे हैं अभी उसके बारे में क्या? आपको नहीं लगता है कि इससे बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, खासकर इतने लोगों के सामने? सेरिन बोलते अंकल आप जो सोच रहे हैं वह सचमुच कुछ और ही होगा ना। आप उनके इस बात से परेशान है कि रोजन वेस्टर परिवार खदान के
प्रबंधन का सारा खर्च वहन करेगा। सेरिन बताती है आज जो कुछ हुआ है 1 हफ्ते से भी कम समय में पूरे साम्राज्य में फैल जाएगा। ये तथ्य कि ड्यूक लेक्सन और वेरिस परिवार खुले तौर पे शत्रुपूर्ण हो जाएगा, इसलिए सब कुछ यहीं पे और अभी स्पष्ट किया जाएगा। अगर वह इसे यूं ही छोड़ दे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि सेरिन सोच ही रही होती तभी ड्यूक उसके पास आकर बोलते हैं, हाँ ये स्वाभाविक है कि आप नहीं जानते हैं, मुझे तो खुद उसे बताने का मौका नहीं मिला। वेरिस भी देख रहे होते हैं ड्यूक क्या बोलने वाले होते हैं। ड्यूक बोलते सेरिन वोल्टिलेट। सेरिन बोलते योर ग्रेस। ड्यूक बोलते हैं क्या आप हलकारल नाम को छोड़ देंगे और मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओ। यह बोलकर वे अपने कोट में हाथ डालते हैं। सेरिन हैरान हो जाती है क्योंकि ड्यूक उसके सामने बैठकर अंगूठी का बॉक्स सामने करते हुए बोलते मैं पूरे दिल से वादा करता हूँ अगर आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हैं मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। ड्यूक बॉक्स खोलते उसमें एक डायमंड की रिंग होती है। मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये बोलते हुए उनका चेहरा लाल होता है। सेरिन हैरान हो जाती है ड्यूक की बातें सुनकर। वह अंगूठी निकाल के सेरिन के सामने करते हुए बोलते हैं यह मेरी ओर से एक ईमानदार प्रस्ताव है। वह सेरिन का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं सेरिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वह सेरिन के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। सेरिन अचानक उनके प्रपोजल की वजह से हैरान खड़ी होती है। वहीं 3 लोगों की तो दुनिया ही उजड़ गई होती है, खासकर लहराई की। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अभी आंखें बाहर आ जाएंगी। ड्यूक बोलते बेशक मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता, आप पहले अपना तलाक अंतिम रूप से दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे इसमें कितना समय लगे। शायद आप ये नहीं जानते लेकिन मैं आपकी सच्ची भावनाओं को जानने का इंतजार कर रहा हूँ। वे ध्यान से ड्यूक की बातें सुनती है। ड्यूक बोलते है क्या मैं आपका जवाब सुन सकता हूँ। सेरिन ड्यूक के हाथों में रखी अंगूठी को देख रही होती है। सेरिन जैसे ही अपना जवाब देने के लिए मुंह खोलने वाली होती है वेरिस चिल्लाते हुए बोलते सेरिन ड्यूक को हाँ बोल देती है। यह सुन के तो वेरिस की दुनिया ही उजड़ जाती है। सेरिन मुस्कुराते हुए बोलती है मैं आपकी सच्ची भावनाओं को पाकर सचमुच बहुत ही खुश हूँ। ड्यूक लेक्सियन। ड्यूक के चेहरे पे भी बेहद ही प्यारी मुस्कान होती है। वह सेरिन को अंगूठी पहनाते हुए बोलती है मेरी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। इस अंगूठी को हमारी सगाई के तौर पे स्वीकार करें। सेरिन अंगूठी देखते हुए बोलती है मुझे ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ड्यूक खड़े होकर सभी को देखते हुए बोलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अब से मेरी मंगेतर के बारे में कोई भी फालतू हंगामा मत करे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ दूसरों ने मुझे क्या उपनाम दिए हैं और मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब क्या है। सभी कोई चिल्लाते हुए बोलते एक पल के लिए रुके। सेरिन की नजर लहराई पे जाती है जो उस वक्त बेहद ही गुस्से में होती है। वे चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या उसे पूरी तरह से निर्दोष माना जा सकता है। उसने तलाक का सारा दोष विस्काउंट कैलियन पर डाल दिया। वे हंसते हुए बोलती विश्वास नहीं होता है, आप ये सब गर्व से कह सकते हैं। ड्यूक उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते लेडी लहराई क्या आपके पास भी ये अधिकार है। सेरिन विस्काउंट की शादी से पहले क्या आपने उनके बच्चों को जन्म नहीं दिया था। इसके अलावा कौन है जो गुप्त रूप से विला को सेरिन के लिए अस्थायी रूप से घर बना दिया था। लहराई चिल्लाते हुए बोलती इसका इससे कोई संबंध नहीं है। सच में किसी भी हालात में आपको किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए या फिर जो उनका है उसे भी छीनने की कोशिश करे। क्या ये सही नहीं है। लहराई आप गलत हैं। ये सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सेरिन बोलती अपनी पहली शादी के दौरान मैंने कभी भी धोखा नहीं दिया, एक बार भी नहीं। अगर ऐसा होता तो आप सभी के सामने लाते। ड्यूक बोलते हैं इसके अतिरिक्त क्या आपने इसे पहले नहीं देखा था। जब मैंने सेरिन को शादी का प्रस्ताव दिया तो वह हिचकिचा रही थी। मेरे मन में सेरिन के लिए लंबे समय से भावना है। वह हैरान थी क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था। सुन के सेरिन भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी। वह एकमात्र औरत है जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि आखिरकार मैंने अपनी भावनाओं को बता सका। सेरिन ड्यूक को देखकर मन में सोचती है क्या ये हो सकता है ये सब योजना ना हो। बोलते हैं आप जो चाहे वह मेरे बारे में कह सकते हैं। सेरिन सोचती है उसके शब्द। ड्यूक बोलते हैं लेकिन अगर आप सेरिन पर शक करने की हिम्मत करती हैं तो। सेरिन सोचती है मैं उसके इरादों को महसूस कर सकती हूँ। लहराई जिसे ड्यूक की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। ड्यूक उसे गुस्से से देखते हुए बोलते हैं मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपना इरादा दिखाऊंगा। जो भी उसके बारे में बुरी अफवाहें फैलाएगा उसका बुरा हश्र होगा। कुछ समय बाद सभी लोग स्टडी रूम में बैठे होते हैं। कैलियन बोलता मुझे उम्मीद नहीं थी सेरिन तुम ऐसी योजना बनाओगी। इन्होंने मुझे एक बात भी नहीं बताई। तलाक की तैयारी से आपका क्या मतलब है। मैं इस बात के लिए कब सहमत हुआ। सेरिन बोलती हमें तलाक लेना है। कुछ दिनों पहले ही मैंने दस्तावेज शाही अदालत भेज दिए थे, उनमें आपकी बेवफाई के सबूत भी शामिल है। ये सुन के कैलियन का मुंह कुत्ते की तरह हो जाता है। कैलियन हैरान होते हुए बोलते क्या। लहराई भी ये सुन के हैरान हो जाती है। सेरिन बोलती कुछ दिनों के भीतर ही जवाब मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि आप अपना जीवन लहराई के साथ जल्दी शुरू करना चाहते हैं लेकिन कृपया थोड़ा धैर्य रखें। मुझे लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। लहराई चिल्लाते बोलती तुम धूर्त लोमड़ी, तुम शुरू से सब कुछ जानती थी फिर भी आपके पास हमें धोखा देने का दिल था। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो। सेरिन शांति से बोलती है हाँ वह तुम दोनों थे जिन्होंने मुझे पहले धोखा दिया था। ऐसा लगता है आपको माफी मांगने का इरादा नहीं है। खैर मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी। अगर आप में थोड़ा भी सम्मान है और समझदारी होती तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। ऐसे बोलते मैं नहीं समझता। सेरिन बोलते वह क्या है जो आप नहीं समझते। मैं तलाक का समझता हूँ कैलियन ही कारण है लेकिन आपने ड्यूक लेक्सन से शादी करने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। सेरिन बोलती क्या मुझे आपकी अनुमति लेनी चाहिए थी। यह सुनकर ड्यूक गुस्से से बोलते कुछ सालों पहले इसने उनकी शादी एक निम्न श्रेणी के
कुलीन व्यक्ति से करने की मंजूरी दी थी, जिसके पास एक पैसा भी नहीं था। इसके अलावा वो पहले से ही वयस्क है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे आपकी अनुमति की जरूरत है। ऐसे बोलते ड्यूक लेक्सियन। ड्यूक बोलते और क्या कोई कारण है जो मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए? कम से कम मैंने अपनी पत्नी के चाचा को कभी धोखा नहीं दिया। अगर कुछ कहने के लिए नहीं है, ऐसा लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि चोरी के बारे में। क्या? यह सुन के कैलिन घबराते हुए कभी ड्यूक को देखता है तो कभी वेरिस को। कैलिन हैरान होता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तो बोलते हैं मैं कभी भी इतना गिरा हुआ काम नहीं करूंगा। आपने जो मुझसे निवेश धन जमा किया है उसे वापस किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे नापसंद करते हैं? मुमकिन है कि राजनीतिक मतभेद के कारण। वेरिस बोलता है अब आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। बोलता है आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? 8 के करीब लोगों को पहले से ही पता है, यही कारण है कि आप मुझे नापसंद करते हैं। इसका मतलब है कि आप साम्राज्य के प्रति बेइज्जती की भावना रखते हैं। ये सुन के वेरिस गुस्से से अपना दांत पीसते हुए मन में सोचते हैं तो यह सब इस आदमी का काम है। खदान में विस्फोट और बैन का गायब होना। वह तो ये भी नहीं जानता था कि मैं गुप्त रूप से विद्रोह की तैयारी कर रहा था। लेकिन क्या? फिर वे साइरिन की तरफ देखते हुए सोचते हैं उसने ये सब खुद ही योजना बनाई थी। वे सोचते हैं जब साइरिन ने खदान की रिपोर्ट बना के दी होती है वह कैलियन से भी बेहतर होती है। लेकिन ऐसा लगता है मैं शुरू से ही गलत समझ रहा था। शुरू से ही दोनों मिलकर तैयारी कर रहे थे। ये सही है, वही रही होगी। रिकॉर्डिंग स्टोन लेकर आई थी। जब तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है तब तक सब कुछ ठीक है। साइरिन बोलते हैं अब आप चुनने के लिए स्वतंत्र है घर के सभी डिजाइन और फर्नीचर, क्योंकि आज से मैं ये जगह छोड़ दूंगी। कैलियन सोफे से खड़े होते हुए बोलते क्या कहा तुमने? जगह छोड़ के जा रही हो? इस तरह आप अपने बच्चे के साथ यहाँ रह सकते हैं। मुझे नहीं पता था हमारे पास फर्नीचर बदलने के पैसे भी हैं, लेकिन कम से कम ये विला से बेहतर है ना। साइरिन से ये सारी बातें सुन के उसके तो पसीने छूट जाते हैं। कैलिन बोलते ये तो बहुत अचानक हुआ। ऐसा लगता है कि आप पहले से ही योजना बना रहे थे। क्या आप नहीं थे जो इस पल का इंतजार कर रहे थे? आपको किसी ऐसी औरत के बगल में सोने की जरूरत नहीं है बिस्तर पे एक मूर्ति की तरह लेटी रहती है। क्या ये आपके लिए सबसे सुखद समाचार नहीं है? मैंने सोचा था कि आप खुशी से उछल पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्यूक सोफे पे से उठते हुए बोलते लगता है बातचीत खत्म हो गई है, चलो साइरिन। ड्यूक बोलते अगर उससे संबंधित कोई भी मामला है तो सब कुछ मुझसे होकर गुजरेगा, चाहे वह तलाक की प्रक्रिया ही क्यों ना हो और चाहे वह खाना या पीने वाले उपहार ही क्यों ना हो। बेशक भोजन लाने वाले व्यक्ति को मेरे सामने ही भोजन का स्वाद चखना होगा। ये सुन के राइडर से कापरी होती है। साइरिन वहाँ से जाते हुए बोलती है एक जरूरी बात। तीनों साइरिन की तरफ देखते हैं। साइरिन पीछे मुड़ के लड़ाई के पास जाते हुए बोलती है आशा है कि आपको याद होगा जो मुझसे छीन लिया गया उसे मैं वापस ले लूंगी, सिवाय कैलियन। वहाँ से जाते हुए बोलती है उसे अपने पास रखे, उसे एक दोस्त का तोहफा समझे, मेरा आखिरी तोहफा। चांदनी रात में एक सुंदर सी गाड़ी जा रही होती है जिसमें ड्यूक और साइरिन आमने सामने बैठे होते हैं। ड्यूक बोलता है आपका चेहरा ऐसा क्यों दिखता है? ड्यूक बोलते हैं कि आपको इसका पछतावा है? साइरिन हंसते हुए बोलती है मेरा मतलब ये नहीं था। साइरिन बोलती है बस ऐसे ही। ड्यूक उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं बस ऐसे ही। साइरिन बोलते मैं राहत महसूस कर रही हूँ, लेकिन साथ ही में कुछ उलझन भी है, किसी तरह मेरी भावनाएं जटिल है। ये कहते हुए साइरिन उदास हो जाती है। ड्यूक बोलते हैं अगर आपको पछतावा नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी के लिए इतना काफी है। ये सुन के साइरिन ड्यूक की तरफ देखती है, तभी अचानक गाड़ी झटका खाती है। साइरिन गाड़ी के बाहर देखते हुए बोलती है वैसे अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? साइरिन ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलती है पहले जो हुआ उसके बाद मेरे पास वास्तव में लौटने के लिए कोई स्थान नहीं है। ड्यूक बोलते क्या ये स्पष्ट नहीं है? तुम मेरे साथ आओगी और कहाँ जाओगी? कहते हुए ड्यूक हंस रहे होते हैं। मैं विस्काउंट के परिवार को सूचित करने के लिए पहले किसी को भेज दिया है। आखिरकार आपका सामान और आपके सहायक मेरे घर भी आ जाने चाहिए थे। ये सुन के साइरिन हैरान होती है। बोलती लेकिन तलाक अभी आधिकारिक तौर पे नहीं हुआ है। ड्यूक साइरिन के पास झुकते बोलते आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? वैसे भी विस्काउंट और मेरे परिवार में पहले से ही मतभेद है। मैं ये भी जानते कि आप हर चीज से अवगत है। साइरिन सोचते अच्छा ऐसा है, पर मैं सचमुच मर जाऊंगी। बोलते इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया है, अब से मैं तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। लोग शायद हमारी ओर ध्यान देना शुरू कर दे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो गपशप का विषय बनेगा वह आप नहीं बल्कि मैं होऊंगा। साइरिन हैरान होते हुए बोलते आपका क्या मतलब? ड्यूक बोलते हैं क्या आप भूल गए कि मैंने उस पार्टी में क्या कहा था? मैं बहुत लंबे समय से तुम्हें प्यार करता हूँ और यह कि तुम हमेशा मेरे दिमाग में रही हो। यह सुन के तो साइरिन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। बोलते हैं बेशक कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस बारे में उत्सुक होंगे। उदाहरण के लिए किस प्रकार की औरत बेरहम हत्यारे का दिल जीत सकती है, तो लोगों का ध्यान मुझ पर होगा। ये सुन के साइरिन उदास होकर मन में सोचती है तो इसलिए उसने ये सब कहा था। यह लोगों की गपशप से बचाने के लिए मुझे था और इसलिए मैं मजाक नहीं बन पाऊंगी। ड्यूक बोलते खैर मुझे एक बदमाश के रूप में पहचान मिल जाएगी। तो आपके शादीशुदा होने के बाद भी जो आपके पीछे पड़ा रहा है। जब मैंने सुना कि आप तलाक ले रहे हैं तो मैंने तुरंत उसका फायदा उठाया। साइरिन बोलती ड्यूक लेक्सियन। बोलते खैर मैं इसका पहले से ही आदी हूँ, यह कोई परेशानी नहीं है। प्यारे के नाम से तुलना करूँ तो ये बेहतर ही है। अगर उन्होंने मुझे नया लेवल दिया तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। ड्यूक इतनी आसानी से सब कुछ कहता है देख साइरिन मन में सोचती है वह ऐसा क्यों करेगा, इतनी दूर तक जाएगा, वह मेरी इतनी परवाह क्यों करता है? सचमुच नहीं समझ पाई कि वास्तव में उसका मतलब क्या है। ड्यूक बोलते मैंने जानबूझकर तुम्हें पहले प्रस्ताव के बारे में नहीं बताया, आपको दुविधा में डालने के लिए माफ करें। साइरिन बोलती किस बारे में? साइरिन हंसते बोलते नहीं आप गलत नहीं है, मैं सचमुच शादी की कामना की, बात बस इतनी सी है। अफवाहें मुमकिन मेरी अपेक्षा से कई अधिक तेजी से फैलेंगी, इसके कारण मैं उन पर जोरदार हमला करने में सफल रही। सही आपने उनके चेहरे के भाव देखे थे? हमेशा मुझे मूर्ख औरत कह के मेरा मजाक
उड़ाते थे, इस हद तक कि मैं खुद को हताश होने से रोक नहीं पाती थी। इसलिए वे बोलते वास्तव में वह मूर्ख है, भी कुछ अलग नहीं था। आपने सब योजना बनाई थी और मैंने बस उसी का पालन। सैरिन बोलती योर ग्रेस, आप हमेशा मुझे सम्मान देते हैं, धन्यवाद आपका। ड्यूक बोलते ऐसा कुछ नहीं जो मेरे दिल से ना निकला हो। तो मैं बस एक बार फिर कहूंगा, मैं पूर्व काउंट की पत्नी की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करूंगा और वेल्डेलेट परिवार को दोबारा स्थापित करूंगा। वैसे तुम बहुत सुंदर दिख रही हो इस ड्रेस के साथ। यह बोलकर ड्यूक दूसरी तरफ देखने लगते हैं। यह सुन के सैरिन के कान लाल हो जाते हैं। वह शर्माते हुए अपने चेहरे पे हाथ रख लेती है। ड्यूक महल पहुंच जाती है कि न घर के बाहर जल्दी से आते हुए बोलती माय लेडी, को इतनी देर क्यों हो गई? नहीं हुआ ना? सैरिन का हाथ पकड़ते हुए बोलते मैं बहुत परेशान हो गई थी। सैरिन हंसते बोलते मैं ठीक हूँ। अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलते मैं अभी आपको कुछ नहीं समझा सकता। ये स्पष्ट है कि सैरिन को कुछ नहीं हुआ, इसलिए चिंता मत करे, आज आप आराम करें। कीना बोलते ठीक है, लेकिन माय लेडी कहाँ जाएंगी? ड्यूक बोलते अब से वह मेरे कमरे में आराम करेगी। ये सुन के कीना हैरान होते बोलती योर ग्रेस के कमरे में? शांति से बोलते हाँ। ड्यूक बोलते मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। आइए उन अजीब विचारों को बंद करें, मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा। अगर आप अभी भी चिंतित हैं तो आप सुबह तक उस पर नजर रख सकती है। ड्यूक के सामने खड़े होकर बहादुरी से बोलती है अगर ये आदेश है तो ठीक है, मैं ये करूंगी। ड्यूक हार मान जाते हैं और कुछ न बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सैरिन और कीना को समझ नहीं आता अभी क्या हुआ। वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कीना हंसते हुए बोलते चलिए माय लेडी जल्दी से अंदर। सैरिन भी हंसते हुए सहमत होकर वहाँ से चली जाती है। महल के अंदर महल रोशनी से जगमगा रहा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सैरिन जो नींद में होती है बोलती है मैं कहाँ पे हूँ? क्या मुझे ड्यूक लेक्सेन के घर पे नहीं सोना चाहिए था? अपनी आंख खोलकर चारों तरफ देखते हुए बोलती है क्या मैं किडनैप हो गई थी? वह वहाँ से जाते हुए सोचते नहीं कोई भी व्यक्ति रोजन वेस्टर में नहीं घुस सकता। वे कीनो को आवाज देती है, तभी एक आवाज सुनाई देती है मैं केवल सैरिन से प्यार करता हूँ। सैरिन घबरा रही होती, फिर आवाज दोबारा आती है, बोल रही होती है सारी तुम मेरी सबसे अनमोल दोस्त हो। सुन के सैरिन चारों तरफ देखती है, दोबारा आवाज आती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सैरिन की नजर सामने जाती है। वह ये देखकर हैरान हो जाती है, खुद को ही रोते हुए देखती है। वे बोल रही होती मुझे नहीं मरना है। सैरिन सोचते क्या ये हो सकता है? ये वही सपना है जो मैंने तब देखा था, जो मुझे जहर देकर मार दिया गया था। सैरिन पानी के अंदर डूबते हुए बोलती है लेकिन क्यों? मैं फिर से ये सपना क्यों देख रही हूँ? वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। ऐसा हो सकता है कि सब कुछ अतीत में वापस जा रहा है। अब तक मैंने जो कुछ भी अनुभव किया क्या ये सब था? वे चिल्लाते हुए बोलती है क्या ये एक सपना है? मैं नहीं मर सकती। फिर वे रोती हुई सैरिन के पास जाके सोचती है क्यों वो सपना दोबारा देख रही हूँ। वे रोते हुए भगवान से विनती करती है वापस जीवन में ले जाओ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तभी एक आवाज घुसती है एक इच्छा। यह सुनकर सैरिन चारों तरफ अंधेरे में देखती है। सैरिन सोचती है वह आवाज। तभी उसकी नजर प्रिस्ट और ड्यूक पे जाती है। प्रिस्ट से बोल रहे थे मैं विश्वास नहीं करता भगवान में। सैरिन सोचती है ड्यूक लेक्सियन। प्रिस्ट बोलते लेकिन कल तुम युद्ध में जाने वाले हो। ड्यूक बोलते तो क्या? प्रिस्ट बोलते मुझे विश्वास है आप विजय होकर लौटेंगे। हालांकि जब एक बार युद्ध में चले जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप जीवित वापस आ जाएंगे। सैरिन सोचते वह कौन है, उसे पहले कभी नहीं देखा। सैरिन सामने देखती है प्रिस्ट बोल रहे होते हैं जो लोग युद्ध क्षेत्र में जाते हैं वह आमतौर पर प्रार्थना के लिए मंदिर जाते हैं। वे कई चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये उनकी आखिरी प्रार्थना हो सकती है। लोग बोलते तो आमतौर पर किसके लिए प्रार्थना करते हैं? प्रिस्ट बोलते खैर मुझे खुद भी यकीन नहीं है। सैरिन ये देख के हैरान होती है। बगल में रोती हुई सैरिन बोल रही होती है ऐसा कोई तरीका नहीं है मैं ऐसे ही मर जाऊँ, मुझे नहीं मरना है। प्रिस्ट जाते हुए ड्यूक से बोल रहे होते हैं ध्यान से सोचे फिर प्रार्थना करने की कोशिश करें, दिल की गहराई से प्रार्थना करें तो शायद ईश्वर स्वीकार करेंगे। तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। यह बोलकर प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। ड्यूक मूर्ति को देखते हुए बोलते प्रार्थना। मैंने कभी ईश्वर नाम की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं किया, भरोसा करना तो दूर की बात, लेकिन अगर सच में भगवान होते हैं शायद उन्हें मुझ पर दया आ जाए। आखिरकार मुझे अब तक उनसे कुछ नहीं मिला है। वे अपने सर पर हाथ रखकर हंसते हुए बोलते हैं फिर भी मैं अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने के लिए नीचे नहीं गिरूंगा। मुझे अभी और यहीं पर मरने में कोई आपत्ति नहीं है। ड्यूक सीरियस होकर बोलते हैं जब तक आप उसकी सुनेंगे। सैरिन हैरान होती है ड्यूक किसके बारे में बोल रहे होते हैं। वह बोलते हैं जब वह दुनिया के किनारे पे अकेली होती है और अपने अकेलेपन से परेशान होती है कृपया उसकी इच्छा पूरी करे। और जब कोई पूछता है कि वह खुश है उसे पूरे दिल से जवाब देने में सक्षम होने दे, ठीक उसी तरह जैसे तब था जब वह वास्तव में थी। ड्यूक प्रार्थना करते हुए बेहद ही भावुक होते हैं। सैरिन हैरान होती है। ड्यूक बोलते उसे खुश करने में अपनी असफलता का पश्चाताप करने के लिए यह मेरी पहली और आखिरी इच्छा। सैरिन ने ड्यूक की सारी बातें सुन ली होती है। पीछे बैठी सैरिन बोलती है मुझे नहीं मरना इस तरह, कृपया कोई मुझे बचा लो। सैरिन अचानक ही डर और घबराहट के साथ जगती है। वह अपने आप को शांत करते हुए बोलती है मैं कहाँ पे हूँ? यह तो ड्यूक लेक्सियन का कमरा है। उसकी नजर टेबल पर रखे पानी के गिलास पर जाती है। सही है, कल मैं ड्यूक के निवास में पहुंची। यह दुखदाई है, इसका मतलब यह कोई सपना नहीं है। फिर अभी वह सपना क्या था और जो बातचीत मैंने सुनी उसका मतलब क्या था? मैंने उसे पहले उस आदमी से कभी बात करते नहीं देखा। जिस आदमी से बात कर रहा था वह अनजान था। सैरिन के मन में ड्यूक की बात याद आ रही होती है जो उन्होंने प्रार्थना करते वक्त कही थी। क्या ये वही लड़की हो सकती है जिसके बारे में बात कर रहा था? क्या मैं तो यही कारण है कि मैं अतीत में लौट पाई? क्या ये ड्यूक लेक्सियन के कारण हुआ था? अगर ये सच है कि मैं उसकी वजह से जीवन में वापस आ गई, फिर क्यों वह इस तरह प्रार्थना करेगा? सैरिन सोच रही होती है तभी ड्यूक कमरे के दरवाजे पे नॉक करते हुए बोलते हैं आप जग रहे हैं? सैरिन अचानक अपने कंबल को ऊपर खींचते हुए बोलती हाँ।
क्या आपको कुछ चाहिए? ड्यूक बोलते परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अंदर आने का इरादा नहीं रखता। जब आप तैयार हो जाए तो तुरंत बाहर आ जाएं। साइरन बोलते ठीक है। ड्यूक बोलते हैं अपना समय लो। ये सुनकर साइरन हैरान होती है। ड्यूक वहीं दरवाजे से सटकर खड़े होते हुए बोलते हैं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो आप मेरे साथ नाश्ते पर आएंगे? साइरन हंसते हुए बोलती हाँ मैं अभी वहाँ रहूंगी। क्या? कुछ देर बाद गार्डन में साइरन और ड्यूक नाश्ता करने के लिए कुर्सी पे बैठे होते हैं। साइरन प्लेट में रखे खानों को देखकर हैरान होती है। वहाँ पे अलग अलग तरह की डिश होती है। बोलते कल रात आप अच्छे से सोए? साइरन बोलती हाँ आपकी वजह से अच्छी नींद आई। मैं मन में बोलती हालांकि मैंने एक अजीब सपना देखा। साइरन बोलती लेकिन मैं सोच रही थी क्या मैं किसी दूसरे कमरे में रह सकती हूँ? ड्यूक बोलती क्यों तुम्हें वो कमरा पसंद नहीं आया? साइरन बोलती बात तो बस इतनी सी है कि वह कमरा तुम्हारा है। कल मैं घबराई हुई थी इसलिए बिना सोचे समझे मैंने स्वीकार कर लिया। आखिरकार आप इस हवेली की मालिक हैं। ड्यूक हंसते हुए बोलते ये सच नहीं है, जल्दी ही आप भी इस घर की मालकिन बन जाएंगी, इसलिए ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अच्छी नींद आई। साइरन घबराते हुए बोलती लेकिन ड्यूक बोलते मैंने आपकी नौकरानी से सुना आप फूलों से प्यार करती हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वसंत ऋतु पसंद होंगी ना? साइरन हंसते हुए मन में सोचती है इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ नाश्ता करने के लिए बुलाया ताकि मैं वसंत को महसूस कर सकूं। वह बोलती हाँ जब मैं काउंट की संपत्ति पर थी मैं अक्सर ही अपनी माँ के साथ बगीचे में फूल लगाती थी। मैं फूलों की तरफ देखते हुए बोलती यहाँ भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ड्यूक बोलते हाँ लेकिन लंबे समय से इनकी देखभाल नहीं की गई। जैसा कि आप देख सकती है सब कुछ वैसे ही छोड़ दिए गए हैं। जब आपकी निजी नौकरानी ठीक हो जाएगी तो मैं उसे बगीचे की देखभाल करने के लिए दूंगा। साइरन बोलते आपका मतलब बैन? ड्यूक बोलते हाँ घर और बगीचे की देखभाल करने के लिए। मुझे पहले इस जगह की परवाह नहीं थी, इस जगह का क्या हाल था, लेकिन अभी ये अलग है। कुछ ऐसे फूल रखेंगे जो आपको पसंद होंगे। मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें मदद करूंगा। साइरन के पास बोलने के लिए तो कोई शब्द नहीं होते हैं। वह मन में बोलती वह मेरे लिए इतना दयालु क्यों है? उसे पता होना चाहिए मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। साइरन बोलती योर ग्रेस मैं पूछना चाहती हूँ शायद मैं। ड्यूक बोलते जरूर आगे बढ़े। आपने कभी भगवान से प्रार्थना की है? ड्यूक चम्मच नीचे रखते हुए बोलते भगवान? साइरन उदाहरण के लिए बोलते युद्ध में जाने से पहले। ड्यूक उसे देखते हुए बोलते नहीं मैंने कभी भी भगवान पे विश्वास नहीं किया है, भरोसा करना तो दूर की बात, इसलिए मेरे पास प्रार्थना करने का कोई कारण नहीं है। तो फिर आप उन पर विश्वास करते हैं? साइरन बोलती अगर ईमानदारी से कहूँ मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन एक बार मैंने प्रार्थना की। ड्यूक ध्यान से साइरन की बात सुनते हुए बोलते आपने क्या चाहा? साइरन अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोलती एक छोटी सी बात थी। साइरन मन में बोलती मैंने प्रार्थना की कि मैं ना मरूं और जी सकूं। ड्यूक बोलते कि आपकी प्रार्थना पूरी हुई? साइरन बोलती हाँ जब मैं निराशा की कगार पर थी तब मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई। ड्यूक हंसते बोलते किसी ने मुझसे कहा था शायद भगवान उतने दूर नहीं होते जितना हम सोचते हैं, तो शायद विश्वास करने में कोई बुरी बात नहीं है। मैं मानता हूँ आप जो चाहे वह करे वो पूरी तरह गलत नहीं है। यह सुनकर साइरन हंसते हुए बोलते क्या आप मुझे बता सकते किसने कहा था? ड्यूक बोलते एक प्रीस्ट ने। साइरन मन में सोचती हाई प्रीस्ट, क्या ये मेरे सपनों वाला व्यक्ति हो सकता है? साइरन खुशी से हंसते हुए बोलते हैं योर ग्रेस मेरी एक विनती है, कृपया मुझे भी उनसे मिलने दो। ड्यूक बोलते आपका मतलब हाई प्रीस्ट? ड्यूक साइरन को देख रहे होते हैं। वह चम्मच उठाते हुए बोलते हैं ठीक है एक शर्त पर। बोलते है क्या शर्त? ड्यूक खड़े होते हुए बोलते मुझे भी आपके साथ आना है और अभी सुनिश्चित करें आप हर भोजन में से उचित मात्रा में खाएं। यह सुन के साइरन हैरान होती है। ड्यूक बोलता है आप हाल ही में पतले दिख रहे हैं। साइरन अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोलती है मुझे नहीं लगता। ड्यूक उसकी तरफ चम्मच करते हुए बोलते खूब खाएं, इस घर में आपके भोजन में कोई भी जहर नहीं मिलाएगा। साइरन बोलते मैं ऐसी किसी भी बात की चिंता में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ बैन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर साइरन और ड्यूक को देख रहे होते हैं। ड्यूक कपड़ा उठाते हुए बोलते हैं क्या हम थोड़ी देर के लिए पैदल चलें? ऐसे सुंदर मौसम का आनंद लेना कोई शर्म की बात नहीं है। साइरन जो खाना खाते हुए ड्यूक की बातें सुन रही होती है। साइरन के खाना खाने के बाद दोनों बगीचे में टहलने लगते हैं। साइरन सोचते दूर से मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगता है इस बगीचे में काफी लंबे समय से देखभाल नहीं की गई है, फिर भी ये बिल्कुल बुरा नहीं है। फिर बार मैंने कब सैर की थी और फूलों की खुशबू का आनंद लिया था। एक सर्दियों की ठंडी रात मुझे जहर दिया गया और धीरे धीरे मैं मौत की ओर बढ़ गई। उस समय मैं बहुत उदास थी और सोचा था कि शायद मैं अगला वसंत देखने के लिए जीवित न रह पाऊं, और जैसा कि डर था मैं उस वसंत तक नहीं पहुंच पाई। फिर भी मैं किसी चमत्कार से दोबारा जीवित हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं फिर से वसंत का इस तरह आनंद ले पाऊंगी। तो साइरन को देखते हुए बोलते हैं इस बगीचे को अपनी इच्छा अनुसार स्थित करने के लिए स्वतंत्र हैं, सिर्फ इस बगीचे को नहीं, आप इस संपत्ति में जो चाहे वे करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सुनकर साइरन ड्यूक की तरफ देखते हुए याद करती है उन्होंने शादी के लिए कुछ शर्तें रखी होती हैं। मैं सचमुच अपने जीवन के लिए योर ग्रेस की कर्जदार हूँ। अगर उसने मेरी मदद ना की होती तो मैं बहुत पहले मर गई होती। मैं बैन को भी नहीं बचा पाती। अब से 1 साल बाद क्या मैं सचमुच उस पर भरोसा कर पाऊंगी? कितना भी समय बीत जाए मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है ये रिश्ता 1 साल बाद खत्म हो जाएगा और तब तक मैं शायद रह भी ना पाऊँ। साइरन यह सोचकर उदास होते हुए बोलती है मैं आपकी दयालुता की सराहना करती हूँ, लेकिन क्या मुझे सचमुच इस घर
घर में अपनी छाप छोड़ने की अनुमति है। वह अपने बालों को पीछे करते हुए बोलती है, मुझे इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, मुझे डर है कि मैं आपकी संपत्ति की सुंदरता को बर्बाद कर दूंगी। ड्यूक बोलते ठीक है। ये सुन के साइरिन रुक जाती है। वह पलटकर ड्यूक की तरफ देखती है। ड्यूक बोलते मेरे लिए माने नहीं रखता है यह घर कैसा दिखता है, लेकिन आप यहाँ आजादी से रह सकते हो और खुशी पा सकती हैं। मैं मन में सोचते ये सही है साइरिन, मैं चाहता हूँ कि ये बगीचा आपके प्रिय फूलों से भर जाए, फर्नीचर जो आपने खुद चुने हो। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ शांति बिना किसी चिंता के अपने दिनों का आनंद ले, और जब वह समय आएगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे बगल में मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि आप सचमुच दिल की गहराई से खुश हैं। ड्यूक साइरिन के करीब जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख के ब्लश कर रहे होते हैं। ड्यूक अपना हाथ साइरिन की तरफ बढ़ाते हैं। ये देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। ड्यूक उसके सर से फूल की पंखड़ी उठाते हुए बोलते हैं, आपके बालों पे एक फूल की पंखड़ी है। दोनों ही अपनी हरकतों से शर्मा जाते हैं। ड्यूक जल्दी से थोड़ा आगे जाके साइरिन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ड्यूक बोलते वापस चलने का समय आ गया है। बोलते हैं ठीक है, आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं या नौकरानियों के साथ जाके चाय पी सकते हैं। स्टेट की सुरक्षा सख्त है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुमकिन है कि मैं अधिक समय तक ना रहूं। जहाँ तक मंदिर जाने की बात है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब तक स्थिति शांत न हो जाए। साइरिन उनकी बात मान जाती है और हंसते हुए बोलती है, वापस जाने से पहले यहाँ की ताजी हवा का आनंद लेना चाहती हूँ। साइरिन की मुस्कान देख के ड्यूक का चेहरा लाल हो गया होता है। ड्यूक अपने आप को संभालते हुए बोलते हैं, मैं देख रहा हूँ कि अब मैं अपने रास्ते पर हूँ। साइरिन बोलती है, हाँ अपना ध्यान रखिए योर ग्रेस। खुद उसे बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार ऐसे गर्मजोशी से भरे हुए शब्द सुने थे। इस तरह के शांत पल आजकल बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं। वह ड्यूक को जाते हुए देखती है और उन्हें धन्यवाद बोलती है। अगले दिन ड्यूक के स्टडी रूम में वे ध्यान से कागजात को देख रहे होते हैं। वे खुद से बोलते हैं, कार्तिक साम्राज्य के आसपास के भाड़े के सैनिक, हथियार व्यापारी और ज्यादा ब्याज देने वाले लोगों की सूची। उनकी जानकारी के साथ साइरिन और मैंने सब कुछ सीख लिया। अब वेरिस को और नहीं रोकना चाहिए, लेकिन बैंक पर शाही पुलिस की नजर है, इसलिए वेरिस धन सुरक्षित करने के लिए मात्र तरीका साहूकारों से उधार लेना था। भले ही लापरवाही लगे, लेकिन वेरिस तुरंत ही विद्रोह शुरू करना चाहता है। मुझे लगता है वास्तव में उसकी योजना पूरी तरह से बुरी नहीं है। सम्राट की शक्ति पिछले शासन काल से कमजोर होती जा रही थी। वर्तमान युवा सम्राट के शासन के कुछ साल बाद यह और भी डगमगा गया। इसलिए वेरिस ने सम्राट के चाचा के साथ गठबंधन किया और सत्ता हथियाने की कोशिश की। अगर मैं लेक्सियन रोजवेस्टर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन और शक्तिशाली सेना हो, सम्राट के वफादार सहयोगी नहीं थे, लेकिन इसके बजाय वह पहले जैसे रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के मैदान में व्यस्त रहता था और राजनीतिक में शामिल नहीं होता था, शायद वेरिस की योजना आसानी से चल जाती। इसलिए सम्राट ने मेरा विरोध करना चुना। यह सोचते हुए अपने कागजात टेबल पे रखकर खिड़की के बाहर देखते हुए सोचते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं, अगला सम्राट कौन बनेगा, चाहे कोई भी हो, मैं उसे अपने परिवार पर हाथ नहीं उठाने दूंगा। इन सब में शामिल होने का एकमात्र कारण ये है साइरिन। उनकी नजर साइरिन पे होती है जो नीचे गार्डन में जो तितली को बड़े ध्यान से अपनी उंगली पे बैठे हुए देख रही होती है। ड्यूक बोलते हैं, मैं केवल आपके लिए कर रहा हूँ, सम्राट को आपका आभारी होना चाहिए साइरिन। ये कहते हुए हंस रहे होते हैं। तभी दरवाजे को खटखटाने की आवाज आती है। वैन बोलते हैं, मुझे माफ करें। उसे अंदर बुलाकर बोलते हैं, क्या हुआ। वैन अपने सीने पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, मैं किसी बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कैलियन स्टडी रूम में शराब पी रहा होता है। अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलते, धिक्कार है, वह कमी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की। ये कहते हुए गुस्से से टेबल पे मुक्का मारता है। गुस्से में सोच रहा होता है, उस औरत ने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया है। भाई साहब, इज्जत की बात कौन कर रहा है। उसकी वजह से मैं विस्काउंट बन गया हूँ, जिसके पास ना धन है ना सम्मान। अब से मुझे एक बदमाश के रूप में देखा जाएगा जो केवल पर्दे के पीछे गंदा काम करता है। उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो पैसों के लिए विस्काउंट के पास गया। मैंने एक व्यापारी होने का नाटक किया, आखिरकार मैं असफल रहा। उसे ये सब कैसे पता। शराब पीते हुए सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी वह इतनी चालाक होगी। वह शराब पी रहा होता है, तभी लड़ाई उसका हाथ पकड़ लेती है। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, आप कब तक पीड़िता की भूमिका निभाते रहेंगे। यह बोलते हुए वह गिलास छीनकर फेंक देती है, जिस वजह से वह गिलास टूट जाता है। वह आगे बोलती है, क्या आप बिना कुछ किए जाने देंगे, जबकि वह आपका सब कुछ छीन लेंगे। उदास मत रहो, कुछ करो। मैंने भी सुना था उस औरत ने क्या कहा था मुझसे। साइरिन की बात याद आती है जो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अगर तुम्हें उस बेचारी लड़की पे दया आ रही है तो तुम उसे यहाँ ले आओ ताकि वह तुम्हारे साथ रह सके। एक उबाऊ आदमी जो पति या पिता के रूप में अपनी भूमिका पूरी नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि आप दोनों एक साथ खुश रहेंगे। कैलियन सोफे पे बैठे सर झुकाए सोचता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह से हंसने की। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन उसने जो कहा वह पूरी तरह से गलत नहीं था। मैं सचमुच एक कायर बेकार गरीब आदमी हूँ। साइरिन की बात याद आती है जो बोल रही होती है, मैं उसे तुम्हें दे दूंगी एक दोस्त के रूप में, ये तुम्हारा आखिरी तोहफा होगा। मैं एक दैन्य आदमी के अलावा कुछ नहीं हूँ। इसे साइरिन ने छोड़ दिया है। लेराई कैलियन को देखते सोचती है, उसके जैसा आदमी मेरे बच्चे का पिता और मेरा पति, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती, कैलियन। वह कैलियन का कॉलर पकड़ के खींचते हुए बोलती है, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। ये कहते हुए वह गुस्से से कांप रही होती है। मीना कैलियन बोलता है, जब तक लेक्सियन रोजवेस्टर इनके साथ में रहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़ाई बोलती है, तुम कमजोरों की तरह क्यों बात कर रहे हो। लड़ाई कैलियन पे गुस्सा कर ही रही होती है। माफ करें। देखते हुए एक नौकरानी होती है जो बोलती है, माय लॉर्ड और
लेडी लहराई अपना नाम सुनकर लहराई गुस्से से नौकरानी की तरफ देखती है। उसके पास गुस्से से जाते हुए बोलती है, तुमने अभी मुझे क्या कहा, दोबारा कहना। नौकरानी डरते हुए बोलती है, लेडी लहराई सुन के लहराई गुस्से से नौकरानी को चाटा मारते हुए बोलती है, क्या आपको लगता है कि एक विस्काउंटेस को इस तरह से बुलाना योग्य है? यह बोलकर वह गुस्से से नौकरानी को मार रही होती है। नौकरानी उससे माफी मांग रही होती है। वह उसे मारते हुए बोलती है, अगर आपको सचमुच दुख है तो शुरू से ही वहाँ पे पेरिस आते हुए बोलते, कितना बुरा दृश्य है, सचमुच ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए ना। इन चेंज होकर ड्यूक के महल का होता है। उसके सामने मैन खड़े होते हैं। वे बोलते, मैंने आपको और यंग लेडी को भोजन करते हुए देखा था। ड्यूक अपने ठंडे स्वर में बोलता है, आपका मतलब क्या है? आप यहाँ सिर्फ मुझसे बात करने तो नहीं आए हैं ना? बेन ड्यूक को देखकर उनके सामने झुकते बोलते हैं, मैं आपका सचमुच आभारी हूँ कि आपने मेरी जान बचाई और आपने उसकी मदद की। ड्यूक बोलते, तो क्या? बेन बोलते, हालांकि मेरा मानना है कि आपके हाल ही के कार्य थोड़े अत्यधिक। ड्यूक को बेन की बातें समझ नहीं आ रही होती है। वे हंसते बोलते हैं, आप कहते हैं कि ज्यादातर। बेन बोलते, अभी की स्थिति को मैं पूरी तरह से समझता हूँ। आपका दायित्व है कि एम्परर के आदेशों को पालन करना। खदान को बंद कराया और उसके निवेश को भी रोका। ने बताया कि आपका 1 साल का अनुबंध है, मुझे आगे बढ़ने के लिए माफ करें, लेकिन अगर 1 साल होने से पहले स्थिति नियंत्रण हो जाए तो क्या आप उसे कार्तिकीय सम्राट छोड़ने की अनुमति देंगे? जैसा कि आप जानते हैं, हाउस वेल्डिलेट के प्रमुख मुखिया पेरिस हैं। अगर उसे राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो वेल्डिलेट परिवार खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो यंग लेडी जिंदा नहीं बच पाएगी। ड्यूक बोलते, आपको क्या लगता है मैं लापरवाही से कम कर रहा हूँ? मैंने एम्परर से सीधे बात की है, उसके सभी राजनीतिक दुश्मनों को फांसी दे दी जाएगी। सुन के बेन हैरान हो जाते हैं। वे आगे बताते हैं, केवल वेल्डिलेट परिवार को छोड़ना होगा। वेरिस को अभी आधिकारिक तौर पर मुखिया का पद नहीं मिला है। एम्परर को ये भी पता है कि वह उस महान दंपत्ति की मृत्यु में शामिल था। अगर वेरिस को हटा दिया जाए तो सब कुछ अपनी जगह पर लौट आएगा और सेरेन हाउस वेल्डिलेट की प्रमुख मुखिया बन जाएगी। लेकिन क्या ये वह बात नहीं थी जो आप मुझसे पूछना चाहते थे? यह बोलकर वह बेन के सीने पे उंगली रखकर, आप जानते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ ना, और तुम मुझसे सेरेन को दूर ले जाना चाहते हो। ये सही नहीं है। ये सुनकर बेन घबरा जाता है। ऐसा लगता है आपने अभी भी सेरेन से पूरी सच्चाई नहीं सुनी है। ये कहते हुए हंस रहे होते हैं। बेन बोलते, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ये सच है कि हमारा अनुबंध 1 साल का है, लेकिन ये तभी लागू होता है अगर 1 साल बाद भी सेरेन मुझ पर भरोसा न कर सके। बेन सोचते, भरोसा? ड्यूक खिड़की की तरफ पलट कर देखते हुए बोलते हैं, मैंने जो शर्त रखी थी वह ये थी कि हमारी शादी हमेशा कायम रहेगी। अगर 1 साल बाद भी सेरेन को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ तो मैं चुपचाप एक तरफ हट जाऊंगा। वह बेन की तरफ देखते हुए बोलते, अगर वह मेरे साथ रहना चाहेगी तो फिर मैं जीवन भर उसे अपने साथ रखूंगा और कभी नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर तो बेन के भी होश उड़ गए होते हैं। वह केवल ये बोल पाते, योर ग्रेस। ड्यूक टेबल पर हाथ रखते हुए बोलते, बेशक ये तभी मुमकिन है जब सेरेन सचमुच यही चाहती हो। क्या ये जवाब आपके लिए काफी है? बेन कुछ देर सोचकर बोलते हैं, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार देखा है। यह सुनकर ड्यूक की हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है। बेन की तरफ देखते हैं। बेन बोलते, कई बार तुम खून से लथपथ होकर आए हो और ऐसे समय भी आए हो जब आप लड़खड़ा गए, मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पाए। अब बारी हमारे ड्यूक के हैरान होने की। चलिए स्टोरी पे दोबारा आते हैं। बेन बोलते, मुझे अभी भी याद है के चेहरे पर वह भाव जब आपने छाया से लेडी को देखा। मैं कभी नहीं बता सकता कि आप किस चीज की तरह तरस रहे थे। तो मैं बस दूर से ही देखता रहा और मैंने इस बारे में काउंट को भी बता दिया। हाउस रोजनवेस्टर का बेटा अक्सर वेल्डिलेट एस्टेट के सामने खड़ा रहता था। फिर भी हर बार तुम ऐसे ही आए। आप कुछ देर तक वहाँ खड़े रहे, चुपचाप लेडी को देखते रहे और फिर बिना कुछ किए चले जाएं। बेन की बात सुनकर ड्यूक सोचते हैं, अपने आगमन के बाद में काउंट परिवार से दिखभर मिलना शुरू कर दिया। सबसे मैं युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। मैंने पहचान पाने के लिए मेहनत की ताकि मैं अपनी माँ को रोजनवेस्टर हाउस से दूर ले जा सकूं। इससे पहले कि मैं वह इच्छा पूरी कर पाता, मैं चल बसी। अपनी माँ को खो देने के बाद भी, रोजनवेस्टर हाउस का प्रमुख बनने के बाद भी मैं युद्ध क्षेत्रों की ओर बढ़ता रहा। मैंने अंतहीन बर्दाश्त किया। जब मुझे लगा कि मैं सबसे नीचे गिर गया हूँ, मैं उनकी बेटी की एक झलक पाने के लिए वेल्डिलेट एस्टेट गया था। मैं उससे बात नहीं कर सका, ना ही उसका हाथ पकड़ सका। सेरेन के लिए मेरे जीवन में पहली बार उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मुझे अभी भी याद है उसका हाथ कितना मुलायम और पीला था जब मैंने उसे गले लगाया। यह एकमात्र गर्मजोशी थी कभी भी। बेन बोलते, एक दिन जब योर ग्रेस दोबारा खून से लथपथ आए, आंट भी तुम्हें चुपचाप देख रहे थे, कहा उसे ऐसे ही रहने दो। ड्यूक हंसते हुए अपने बालों को पीछे करते हुए बोलते हैं, उनका मतलब था उस दैन्य आदमी को भूल जाओ, वो कुछ भी नहीं कर सकता। बेन बोलते, नहीं। वह बताते, काउंट वेल्डिलेट ने कहा कि इंतजार करना चाहिए जब तक कि आप हमारे सामने वाले गेट पर दस्तक देने का साहस न जुटाएं। सुनकर ड्यूक हैरान हो जाते हैं। देखते जब पहली बार काउंट ने ड्यूक को देखा होता है, बेन को बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि लोग उसे क्या कहते हैं, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो भी कुछ किया उसके पीछे जरूरी कोई कारण रहा होगा। तो चलिए जल्दबाजी न करें और इंतजार करें जब तक कि वह खुद कदम उठाने का साहस न जुटा ले। काउंट ने यही कहा था। ड्यूक बेन की बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। बेन बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि आप लेडी पे कैसे नजर रखते हैं, इसलिए मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रति आपकी सच्ची भावना क्या है? ड्यूक बोलते, मैं सचमुच उससे प्यार करता हूँ। बेन बोलते, योर ग्रेस, क्या तुम सचमुच से प्यार करते हो? ड्यूक अपनी नजरें नीचे करते हुए सोचते हैं, मुझे नहीं पता आखिर प्यार नाम क्या चीज है। कभी भी उस भावना को समझने की कोशिश नहीं की। हालांकि मुझे पता है कि उसका दिल मेरे लिए कभी नहीं खुलेगा, फिर भी मैं दस्तक देने का साहस करूंगा और बिना अंत के इंतजार को प्यार कहा जा सकता है। तो शायद यही एहसास है जो मैं महसूस कर रहा हूँ।
नहीं, इसे ऐसे ही लोग प्यार नहीं कहते। मैं बस इंतजार करूंगा। मेरा दरवाजा जबरदस्ती तोड़ना या अंदर घुसने का कोई इरादा नहीं है। मैं धैर्य पूर्वक इंतजार करता रहूंगा, जैसे कि मैं हमेशा करता आया हूँ। तो जैसा कि हमने देखा, ड्यूक ने अपनी फीलिंग को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ कैलियन हैरिस से बोलता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे लगता था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। हैरिस कैलियन को उसका मुंह बंद करने के लिए बोलते हैं, हमारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? कैलियन मन में सोचता है, वह साला, उसने तो सेरिन को मुझसे तलाक देने की योजना भी बना ली है। बोलते हैं, इस तरह के संकट में को क्या लगता है क्या होगा? हमारा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है और क्या किया जा सकता है? क्या तुम यहाँ मेरे द्वारा चुराए गए पैसे वापस लेने आए हो? अगर आप यही चाहते हो तो दुर्भाग्यवश पैसे खत्म हो गए हैं। अगर आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो तो आगे बढ़े और कोशिश करें। अगर आपकी यही योजना है तो मेरे पास अभी भी एक खेलने के लिए कार्ड है। मैं अभी सेरिन के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, इसी वही है जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा है। ये सुन के लहराई हैरान होती है। मैं मन में सोचती हूँ, उसने सेरिन के माता पिता को मार डाला। चिल्लाते बोलते हैं, तो फिर जो चाहे वे करे, मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा है। वैरिस जो काफी देर से उसकी बकवास सुन रहे होते हैं, वह बोलते कितना धन्य है, आप अभी भी सोचते सेरिन कुछ नहीं जानती, सब कुछ पहले से ही पता है, इसलिए उसने लेक्सियन के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा बदला लेने के लिए। कैलियन और लड़ाई को विश्वास नहीं हो रहा होता है। वह दोनों वैरिस के बात सुनकर हैरान होते हैं। बोलते इतना ही नहीं, मैंने जितने भी निवेशकों को निवेश में शामिल किया है, ये पहले से ही पता होगा कि मैंने व्यापार धन का उपयोग किस लिए किया है। ये सुन के तो कैलियन और लड़ाई पे बिजली गिर जाती है। वह सोचते ये नामुमकिन है, धन विरोध करने के लिए था। अगर सेरिन को पहले से ही पता है, फिर आपको किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है, फांसी भी दी जा सकती है। वैरिस बोलते क्या समझ गए कैलियन? कैलियन चिल्लाते बोलते मैंने कुछ गलती नहीं किया, मैंने केवल अपना व्यवसाय चलाया है और निवेश स्वीकार किया है। इस गुस्से से उसे देखते हुए बोलते हैं, आपको क्या लगता है सेरिन के सामने ये बहाना टिक पाएगा? लड़ाई के साथ आपके रिश्ते के बारे में जानती है, फिर भी उसने चुप रहना चुना है। उसने समय लेने के लिए कुछ न जानने का नाटक किया है। उसने सही समय का इंतजार किया लेक्सियन से समर्थन लेने के लिए। आपको क्या लगता है वह इस मामले को बिना किसी परिणाम के जाने देगी? यह सुन के कैलियन के पैर कांप रहे होते हैं। वैरिस बोलते अपनी आंखें खोलो, अगर आप नहीं चाहते कि आपको फांसी दी जाए। लड़ाई बोलती है, वैरिस आपके बारे में क्या? आप तो ऐसे बोले जैसे आपके पास कोई योजना हो। आपको यहाँ क्या लाया है? आप अपने आप में मत रहिए, अपनी योजना के बारे में बताएं। वैरिस बोलते मेरे पास योजना नहीं है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। अगर आप नहीं मानते हैं, लेक्सियन के बीच में आने से पहले मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये कहते हुए वैरिस बहुत ही डरावने लग रहे होते हैं। अगले दिन ड्यूक एस्टेट बेन बगीचे में गड्ढे कर रहे होते हैं गुलाब के फूल लगाने के लिए। अपने पसीना साफ करते हुए बोलते हैं, उम्मीद नहीं थी इस ग्रेस मुझे पौधे लगाने के लिए बोलेंगे। उन्हें कल रात की बात याद आती है। उन्हें बगीचे में पौधे लगाने के लिए बोले होते हैं। बेन उनसे पूछते हैं, मैंने सुना है कि सेरिन को पसंद है, लेकिन मैं उनकी पसंद को अच्छी तरह से जानता हूँ। आमतौर पर ये काम माली का होता है, लेकिन मैं अभी किसी बाहरी व्यक्ति को पत्ती में आने देने के लिए तैयार नहीं हूँ। सोचते मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। सेरिन जो गाना गाते हुए आ रही होती है, वह हंसते हुए बोलती है, बेन तुम क्या बोल रहे हो? बोलकर वे उससे मिट्टी खोदने वाला ले रही होती है। हंसते हुए बोलते हैं, नहीं इसकी जरूरत नहीं है माय लेडी, मैं संभाल सकता हूँ, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। सेरिन बोलती है, कोई बात नहीं, मैं बागानी में वाकई बहुत अच्छी हूँ। अभी कीना भाग कर आते हुए बोलती है, माय लेडी कृपया यहाँ आइए। सेरिन कीना की तरफ जाते हुए बोलती है, कितनी शर्म की बात है, मैं बाद में फिर आपकी मदद करूंगी। बेन बोलते सब ठीक है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। सेरिन के जाने की वजह से बेन राहत की सांस लेते हैं। सेरिन कीना के साथ कमरे में आ गई होती है। कीना कागज रखते हुए बोलती है, ड्यूक ने कहा आप खुद फर्नीचर चुनेंगी, कृपया एक बार इस पे नजर डालें। टेबल पे फर्नीचर डिजाइन के कागज होते हैं, जिसमें सोफा टेबल बहुत सी चीजें होती हैं। ना बोलती है, उन्होंने एक कैटलॉग भी तैयार किया है ताकि आप आराम से देख सके। सेरिन ये देख कर बहुत ही खुश होती है। याद करते ड्यूक ने उससे कहा था वह यहाँ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। डिजाइन को देखते हुए बोलती है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसे चुनूं। कीना बोलती हाँ ये सही है। दोनों ही खुश हो रहे थे डिजाइन को देखकर। सेरिन बताते इसी तरह ड्यूक स्टेट में शांतिपूर्ण दिन बीते। क्योंकि बाहरी दुनियाओं की घटना से अशांत थी, इसलिए मैंने ज्यादातर समय घर पे बिताया। कैलियन के साथ मेरी तलाक की कार्रवाई आसानी से चली। कम से कम जब तक मैं इस घर के अंदर थी, मेरे दिन बिना किसी निराशा और दुख के चले। जब तक वह दिन नहीं आया, खिड़की से कमरे के अंदर थोड़ी रोशनी आ रही थी। कीना दरवाजे पर खटखटाते हुए बोलती है, ग्रेस आपका इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें नाश्ता करने के लिए माय लेडी। सेरिन जो दूसरी तरफ देख रही होती है, वह बोलती है, आज मुझे भूख नहीं लग रही, माफ करें, मेरी तरफ से माफी मांग लेना। कीना परेशान होते हुए बोलती है, मैं करूंगी। वह ड्यूक के पास आकर सर झुकाकर बोलती है, कीना बोलती है, यही माय लेडी का संदेश है। कीना बोलती है, वे कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। ड्यूक बोलते हैं, क्या मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता? उसने ये भी बताया कि वह आज दोपहर बाहर जाना चाहती है। शक नहीं, योर ग्रेस रोकते हैं तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, अभी के लिए केवल मैं उसे छोड़ सकता हूँ। सेरिन बहुत ही उदासी से एक तरफ देख रही होती है।